मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हम गोरिया कोठी की धरती पे हैं और उसी हम पावन घर में स्थित हैं जो भूमेंद्र नारायण सिंह का घर है। आज हम उनके सुपुत्र, बड़े सुपुत्र देवेश कांत सिंह जी से कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में विशेष बातचीत करेंगे। तो आइए सीधे हम उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कुछ उनसे तीखे सवाल। देवेश जी, भारतीय जनता पार्टी गोरिया कोठी में क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी गोरिया कोठी में सबसे निरंतर काम करने वाले पार्टी के रूप में हर बूथ तक अपने दल को मजबूत करने के संबंध में, भारत सरकार को पुनः निर्वाचित करने के लिए, पुनः सांसद को चुनाव जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी के सरकार को बनाने के लिए प्रतिदिन निरंतर काम कर रही है और प्रगति की ओर। आज जो आप लोग एक विशेष बैठक कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ से हमारा बूथ मजबूत हो, और अभी 2 दिन के बाद कपड़ा मंत्री भारत सरकार स्मृति ईरानी जी की रैली है सीवान में, इसको लेकर क्या आपकी रणनीति है? बड़ा स्पष्ट है, भारत देश आज नौजवानों का देश है। नौजवानों को कमजोर आंक कर कोई भी दल या कोई भी सरकार आज की चलने की स्थिति में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो नौजवानों की पार्टी है। आज वह सबसे बड़ा नौजवानों के बीच में आकर्षण भी है। और इसी संदर्भ में हमारे 45 सांगठनिक जिलों में प्रदेश के नेताओं द्वारा, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कार्यक्रम के तहत आकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं हर जिले में। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सिवान में 4 तारीख को हमारे भारत सरकार की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी आ, तो हम आज मैक्सिमम संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को भारत के भविष्य, भारत मां की पुत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में ऊर्जा के साथ ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी बैठक हुई थी विधानसभा स्तर पर। चारों मंडल के अध्यक्ष, चारों मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मंच मोर्चाओं के अध्यक्ष और हमारे सभी प्रभारी से लेकर सभी कार्यकर्ता आज मौजूद थे। और सबने हमने तय किया कि सूर्योदय पूरब से होता है। सिवान के इस बैठक में भी जिस तरह से सूर्य भगवान का पूरब से निकलना सुनिश्चित है, गोरिया कोठी से अधिक संख्या में जाने का की प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित है। हमारे यहाँ से सबसे अधिक युवा वहां मौजूद रहेंगे। देवेश जी, बड़ा दोहरा भार है आप पे। आप सिवान जिले से हैं, लेकिन आप महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी हैं और उसमें गोरिया कोठी और महाराजगंज 2 विधानसभा पड़ता है। गोरिया कोठी, ये कोई माने या न माने, आप लोगों के पास है, आप लोगों जैसे ऊर्जावान लोगों के पास है। और आपने ये सिद्ध किया है पिछले विधानसभा चुनाव में कि आपको सबसे ज्यादा सिवान में वोट मिला। हम आपसे जानना चाहते हैं कि गोरिया कोठी में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, गोरिया कोठी में जन समस्याओं का कोई अंत नहीं होता है। आज बढ़ता हुआ देश है, प्रगतिशील देश है। हर आदमी की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ी। जब सरकार कुछ करती है तो सरकार से अपेक्षा बढ़ती है। उसी तरह से गोरिया कोठी में विकास की नदी जब बहनी शुरू हुई, मुझे याद है वह भी दिन 2010 के बीच और 1980 के बीच 30 वर्षों में गोरिया कोठी मृतप्राय राजनीति के नेताओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। दुर्भाग्य था, हम चुनाव में सक्रिय थे, हम राजनीति में सक्रिय थे, हम चुनाव नहीं जीत पा रहे। लेकिन 2010 का चुनाव हुआ, मेरे पिताजी स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण सिंह ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। नीतीश कुमार की सरकार 2005 में भी बन गई, लेकिन आज जिस आप मुलायम और पक्की और समतल सड़क पर चढ़ के आज गोरिया कोठी आने के लिए चिंतित नहीं होते हुए आराम से 45 मिनट में सिवान से आ गए, वह दिन नहीं था। 2005 से 2010 भी नीतीश कुमार की सरकार थी, गोरिया कोठी कहीं पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन मेरे परिवार का प्रयास रहा है गोरिया कोठी के हर स्तर का विकास हो। इसी का प्रतिफल है कि जिस लकड़ी नवीगंज में 2 काली सड़कें हुआ करती थी 2010 के चुनाव के पूर्व, एक 22 कट्ठा से गोपालपुर
और एक डुमरा से होते हुए लकड़ी नवीगंज को जाती थी। वह भी आधी महाराजगंज विधानसभा में होती थी और आधी गोपालगंज जिले में होती थी। लेकिन 2010 में मेरे पिताजी की जीत के बाद हमारे गठबंधन सरकार, जो कि मात्र 2.5-3 वर्ष ही हम उस सरकार में रहे 2010 से, उस बीच में हम लोगों ने इतना काम किया कि आज आप किसी भी प्रखंड में, चाहे वह बसंतपुर हो, गोरियाकोठी हो या लकड़ी नवीगंज, कोई प्रखंड का कोई पंचायत, संभवतः कोई गांव कालीकरण सड़क से बचा नहीं। गोरियाकोठी में एकमात्र गोरियाकोठी विधानसभा में पीजी कॉलेज तक की पढ़ाई होती है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। मैरवा में ग्रामीण क्षेत्र पर कॉलेज है, अन्य विधानसभाओं में कॉलेज इंटर तक होंगे। गोरियाकोठी में पहले भी डिग्री कॉलेज था, लेकिन पिताजी के विधायक बनने के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 विषयों में पीजी की भी स्थापना हुई, अनेक मॉडल स्कूलों का निर्माण हुआ, अनेक स्कूल उत्क्रमित हुए। लेकिन जनसंख्या का बढ़ना, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ना, इन सबों का आकार जितना बढ़ रहा है, अपेक्षाएं बढ़ रही है, चूंकि आप कुछ कर सकते हैं। दुर्भाग्य है आज हम सरकार के अंश नहीं है, लेकिन गोरियाकोठी पर इस सरकार की नजर है और आशा करता हूं कि गोरियाकोठी अग्रतर विकास की ओर चलता रहे। एक तीखा सवाल, आपका परिवार राजवाड़ा परिवार है, मतलब राजशाही परिवार है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो आम जनता है उससे आप लोग थोड़े कुछ कटे हुए हैं? क्योंकि जो बड़े नीचे तबके के लोग हैं वो इस महल तक आने में डरते हैं या आपसे अपनी समस्याएं सुनाने में डरते हैं। राजेश जी, मैं आपके इस प्रश्न से सबसे बड़ा प्रश्न जो आपने अपने नजर से तीखा सोच के किया, यह आपके मस्तिष्क की उपज है कि हम रजवाड़ा परिवार से। मैं आपको बता दूं कि रजवाड़ा परिवार किसको कहते हैं। हमारे क्षेत्रों में हथुआ राज है, हमारे क्षेत्र में माझा राज हुआ करता है, हमारे प्रदेश में दरभंगा महाराज हुआ करता है। लेकिन गोरियाकोठी ने वोट स्वराज का नारा देते हुए दरभंगा महाराज को हराने का काम किया। चूंकि हम राजनीति के शिखर पर गए तो हमारे विरोधियों ने हमको रजवाड़ा कहकर क्षेत्र की जनता से काटने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से घर फूटा, गंवार लूटा, हमारे परिवार का एक अंग विचलित हुआ और हमारे परिवार के विवाद की वजह से किसी अन्य को इस राजनीति में इस बात को कहने का मौका लगा। आज भी मैं बता सकता हूं कि मेरे द्वारा जोती जाने वाली जमीन से ज्यादा जोतने वाले गोरियाकोठी में बास करते हैं। गोरियाकोठी विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, गोरियाकोठी गांव की बात मैं करता हूं और यह आरोप गलत है। हम कर्मठ हैं, हमने पढ़ा है, हमने लिखा है, हमारे घर में डॉक्टरों की संख्या है, हमने अस्पताल बनाया है, हमने काम किया, हमने पैसा कमाया। अगर उससे हम गाड़ी चढ़ते हैं तो अगर रजवाड़ा कहलाते हैं तो यह गलत और उचित न्याय नहीं होगा हमारे परिवार के प्रति। और आज आप कहते हैं कि कमजोर वर्ग के लोग, आप इस बैठक हॉल में बैठे हैं, आप यहाँ से मुझसे जब बात करके उठे और आप यहाँ के लोगों से उनकी जाति का प्रमाण पत्र नहीं पूछते हुए सिर्फ उनके भाव का प्रमाण पत्र पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बगल में बैठे हुए लोग किस जाति से आते हैं, छोटी जाति से आते हैं, बड़ी जाति से आते हैं। यह तो मेरे राजनीति में चूंकि एक नया माहौल आया 1990 के बाद और उसमें एक नारा दिया गया बैकवर्ड फॉरवर्ड का, मंडल कमीशन का। दुर्भाग्य से मैं उस गौरवान्वित परिवार से पैदा हुआ हूं जो समाज फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसीलिए मैं दोषी नहीं हूं। मैंने काम किया है, मेरे परिवार ने काम किया है। इस देश में सदन में प्रथम हिंदी वक्ता इस परिवार ने दिया है और 1952 के पहले सदन का नेतृत्व करने का भी मौका इस परिवार को मिला है। दुर्भाग्य है उस दिन राजनीति की पगडंडी टेढ़ी हो गई थी। भविष्य अच्छा है, हम आगे जाएंगे और हम न रजवाड़ा थे, हम समाज के थे और समाज की अंतिम पंक्ति से जुड़े थे। भाई मैं कभी आप आएंगे तो मैं उस कमरे में आपको ले चलूंगा
जब समरसता के प्रतीक चंद्रिका राम जी जो भोरे से विधायक हुआ करते थे, वह मेरे बाबा के वर्ग साथी थे और एक कमरे में रहा करते थे। बड़ा ही गौरव इतिहास है इस परिवार का। सिवान जिले को नारायण बाबू के नाम से जाना जाता है और सिवान की दूसरी स्कूल यानी बीएमएचई जो 1887 के बाद अगर स्कूल पठन पाठन यानी कि समाज को आगे बढ़ाने में सबसे पहला काम शिक्षा का होता है, वो गोरिया कोठी में खुला। अपने परिवार के उस काल को थोड़ा सा आप चितार्थ करें। देखिए, गोरिया कोठी में 1887 में जब पहला स्कूल बीएमएचई खुला, उसी वर्ष मेरे परदादा नारायण बाबू का जन्म वर्ष। तो आप सोच सकते हैं कि जब बीएमएचई खुला उस समय उनकी पैदाइश हुई और मात्र 29 वर्ष की उम्र में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय से प्रभावित होकर, चूंकि उनके परिवार के लोगों को उनके पूर्वजों ने कभी बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया, क्योंकि जो लोग बाहर गए वह लौट के नहीं आए, उनकी मृत्यु हो गई, तो नारायण बाबू को कभी पढ़ने बाहर नहीं दिया गया। और यहाँ के लोकल शिक्षक उस समय उर्दू, फारसी या अन्य विषय पढ़ाते थे। इस बात को लेकर उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि अगर शिक्षा हमारे गोरिया कोठी तक किया जाए तो हम क्यों नहीं सबको आगे बढ़ा सकते। इसी के अंतर्गत मात्र 29 वर्ष की उम्र में 1916 में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम रखा इंग्लिश विश्वविद्यालय। चूंकि कलकत्ता में उस समय उसका रजिस्ट्रेशन होता था, अंग्रेजी सरकार थी, हुकूमत थी, इसलिए उसका नाम इंग्लिश विश्वविद्यालय रखा गया। वर्तमान में वह स्कूल आज नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय के रूप में उपस्थित है। उसके बाद उनके पुत्र कृष्णकांत बाबू ने डिग्री कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद उनके पौत्र ने, चुन्नू बाबू ने, यहाँ लालपरी देवी प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय की स्थापना की जो सिर्फ बालिकाओं के लिए है। वर्तमान में चुन्नू बाबू जब विधायक हुए तो उन्होंने डिग्री कॉलेज को पीजी कॉलेज में भी कन्वर्ट कराया। तो यह परिवार अन्य विचारों के प्रति कम संवेदनशील था, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसीलिए हमारे परिवार में मेरे पिताजी के अलावे उनके दोनों भाई डॉक्टर, मेरे 2-3 भाई, हम 3 भाई हैं, उसमें मेरा भाई भी डॉक्टर, मेरे 2 पुत्र हैं, उसमें भी एक बेटा डॉक्टर, और हमारे परिवार के अगल बगल के रहने वाले परिवारों में बिहार के गौरवशाली डॉक्टरों का इतिहास है। डॉक्टर शांति राय, डॉक्टर अनिता सिंह, बिहार एम्स के स्थापना काल के प्रथम डॉक्टर जिनके नेतृत्व में एम्स की स्थापना दिल्ली में हुई, डॉक्टर आरपी सिंह का जन्म भी गोरिया कोठी में हुआ और वह भी इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे। यह लंबी फेहरिस्त लिस्ट है। मैं कभी, आप आराम से बैठेंगे तो मैं उसकी सूची आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद, आपने इतने अच्छी जानकारी दी। श्रीनारदमीडिया.com की पूरी टीम का ये अहोभाग्य है कि आज हम इस धरती पर आए हुए हैं। यही वो जगह है जहां एक समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इसी दरवाजे पर आकर वो लोग ठहरे थे। और उन लोगों ने, और सबसे बड़ा दिन है कि आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और वो यहाँ एक समय आए थे। ये बड़ा ही पावन जगह है। राजनीति की बात अगर छोड़ दिया जाए तो समाज को आगे बढ़ाने में जिस शिक्षा का अलख इस परिवार ने जगाया है वो सिवान के लिए कालजयी है। इसी परिवार के देवेशकांत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता और एक प्रमुख नेता होने के नाते समाज की सेवा कर रहे हैं। आज उन्होंने नारद मीडिया से बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद।